हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स मंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम रिलेटिव मोशन को कंटिन्यू करते हुए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच के बारे में जानेंगे क्या है ये, और इस पे सवाल देखेंगे। सवाल वही अपने बेसिक से स्टार्ट होंगे और डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ आगे तक जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच जो भी कंपोनेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, जैसे दो बंदे, दो पार्टिकल्स या कोई भी दो चीजें अगर मूव कर रही हैं तो उनका लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, उसका जो कंपोनेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेपरेशन के लिए या अप्रोच के लिए। कैसे इसको समझते हैं? देखो, जैसे ये एक पार्टिकल है ए, एक पार्टिकल है बी। इन जनरल कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मान लेते हैं ये थीटा वन एंगल पे जा रहा है लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी से, और ये थीटा टू एंगल पे जा रहा है। दोनों की वेलोसिटीज भी कुछ गिवन है, v1 एंड v2। जनरल बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस ए पार्टिकल के, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली वेलोसिटीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू बी नोटेड। अब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमें कैसे करने हैं? आई कैप जे कैप में नहीं करने। इनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हमें करने हैं लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स। तो जैसे v1 का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग ये वाला हो जाएगा v1 cos थीटा वन, और सिमिलरली v2 का लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos थीटा टू। ठीक है। दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं वो होंगे v2 sin थीटा टू, v2 के, और सिमिलरली उसका भी v1 sin थीटा वन। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो v1 जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं v1 sin थीटा वन एंड v2 sin थीटा टू, इसमें हम अभी इसको नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं v1 cos थीटा वन को और v2 cos थीटा टू को। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे? देखो, v1 cos थीटा वन वो वेलोसिटी कंपोनेंट है जो पार्टिकल A को पार्टिकल B के पास ले जाने में मदद कर रहा है, ये अप्रोच में मदद कर रहा है ये कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट है v2 cos थीटा टू, ये पार्टिकल B को पार्टिकल A से दूर ले जाने में मदद कर रहा है, मतलब सेपरेशन में मदद कर रहा है v2 cos थीटा टू। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को और बेटर तरीके से समझना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच क्या है, तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें रिलेटिव वेलोसिटियां दिखें। रिलेटिव वेलोसिटियां कब दिखेंगी? या तो हम विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए काम करें या विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी काम करें। तो लेट्स से पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। तो पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में डायग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में जानते हो, पार्टिकल ए खुद रेस्ट पे होगा। जिस भी रेफरेंस फ्रेम में हम आ जाते हैं वो रेफरेंस फ्रेम खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होता है। ठीक है। और जो पार्टिकल बी है उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे? ये वाला v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा वन राइट साइड में, और ये वाला v2 sin थीटा टू माइनस v1 sin थीटा वन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो अब देखो, ये डायग्राम हमें ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायग्राम है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के ये दो कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा वन। तो इसमें हमने राइट साइड में इसको ड्रॉ किया है v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा वन। तो हम बोलेंगे ये हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ड्रॉ की, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ड्रॉ की है। ये वेलोसिटी b को a से दूर ले जाने में मदद कर रही है, और ये वाली जो वेलोसिटी है ये पास ले जाने में भी मदद नहीं कर रही और दूर ले जाने में भी मदद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे है लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी से। इसका इस चीज का कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स ए या अवे फ्रॉम ए नहीं है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल है तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे, और अगर अवे फ्रॉम अदर पार्टिकल है तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहेंगे। तो दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हियर। हाँ, अगर इसी डायग्राम में अगर ये चीज नेगेटिव आ जाए, v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा वन, अगर ये चीज नेगेटिव आ जाए मतलब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए टुवर्ड्स ए हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी टुवर्ड्स ए हो जाएगी तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल देंगे। तो दोनों है एक ही चीज, बस तुम्हें डायरेक्शन देखनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी अवे है या टुवर्ड्स है। तो अब ये चीज
किस चीज के लिए जिम्मेदार है? हम ये बोल सकते हैं ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस x में आने वाले चेंज के लिए जिम्मेदार है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुई तो x जो होगा वो वक्त के साथ बढ़ेगा एंड उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वुड बी v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज dx by dt which is v2 cos theta 2 minus v1 cos theta 1। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो उसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल देंगे। आई होप यहाँ पे चीजें समझ रही होंगी, बेसिक बात है, फील लेने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला एक बेसिक सवाल, हमें इसमें क्या करना है, 3-4 केसेस हैं, उसके अंदर हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या अप्रोच है बतानी है कितनी है। ठीक है, तो केवल सेपरेशन और अप्रोच की वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे v cos 53 कंपोनेंट है। लाइन ज्वाइनिंग वाले कंपोनेंट्स देखने हैं हमें, लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो देखने हैं हमें। तो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग कंपोनेंट है वो है v cos 53। इसका दूसरी वेलोसिटी का लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग कंपोनेंट है v cos 37। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सेपरेशन और अप्रोच में मदद नहीं करते। ये हो गया v cos 53 इज 3/5, तो ये हो गया 3v/5 और ये हो गया 4v/5। तो इसमें देखो ये वेलोसिटी सेपरेशन में मदद कर रही है, ये वेलोसिटी अप्रोच में मदद कर रही है, पार्टिकल ए को पास ले जाने में मदद कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है हमें सिंपली, क्योंकि दोनों है राइट साइड में। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे या अप्रोच लिखेंगे, सोचो। 4v/5 माइनस 3v/5, मैग्नीट्यूड तो v/5 है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का, दोनों राइट साइड में वेक्टर्स हैं, दोनों की सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है v/5। अब उसे सेपरेशन की वेलोसिटी कहेंगे या अप्रोच की वेलोसिटी कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं 4v/5 सेपरेशन में मदद कर रहा है, b को a से दूर ले जाने में मदद कर रहा है, और 3v/5 a को b के पास लाने में मदद कर रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हियर, बिकॉज सेपरेशन वाली वेलोसिटी ज्यादा बड़ी है। Velocity of separation is v/5, 4v/5 minus 3v/5। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाली जो पार्टिकल b की वेलोसिटी है केस 2 में, पार्टिकल b की वेलोसिटी तो प्योरली ही लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग है। पार्टिकल a की जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक v cos 53, v cos 53 मतलब वही 3v/5 एंड v sin 53 मतलब 4v/5, ये दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ पे, दोनों की वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पूरे वेक्टर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 2v लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, तो 3v/5 यहाँ पे राइट साइड में है, अप्रोच में मदद कर रहा है, पार्टिकल a को b के पास ले जाने में मदद कर रहा है। ये 2v भी अप्रोच में ही मदद कर रहा है, 2v वाली वेलोसिटी भी पार्टिकल b को पार्टिकल a के पास ले जाने में मदद कर रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखेंगे, दिस 3v/5 राइट साइड में है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये 2v लेफ्ट साइड में है तो माइनस 2v। रिलेटिव वेलोसिटी, a की वेलोसिटी माइनस b की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग है। तो ये बन रहा है, दिस इज 10v/5 प्लस 3v/5, आंसर इज 13v/5, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर लिखना है प्रॉपर्ली तो कैसे लिखोगे, देखो अगर इनके बीच में x डिस्टेंस है, अगर इनके बीच में x डिस्टेंस है तो इस x का ये दोनों वेलोसिटियां, या ये 13v/5 जो वेलोसिटी बनी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये x में डिक्रीज करने का काम करेगी। तो x का जो रेट ऑफ चेंज होगा या रेट ऑफ डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो 13v/5 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt जो होगा दैट इज माइनस 13v/5। नेगेटिव क्यों, क्योंकि x वक्त के साथ घटने वाला है। घटने क्यों वाला है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, या रिलेटिवली जो अप्रोच की वेलोसिटी है दैट इज 13v/5। तो आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। और देख लो दो सवाल सिंपल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वही सेम केस 3। यहाँ पे पार्टिकल b की जो लाइन ज्वाइनिंग a एंड b के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट इज v cos थीटा, पार्टिकल a की लेफ्ट साइड में v cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है दोनों पार्टिकल्स की जो अपनी अपनी ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटियां हैं वो एक दूसरे से अवे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे,
दोनों की वेलोसिटियां सेपरेशन में मदद कर रही हैं, सेपरेशन के नाम पे दोनों ऐड हो जाएंगी, या ऐसे बोल दो इस वाली वेलोसिटी को सेपरेशन की वेलोसिटी के नाम पे पॉजिटिव लेंगे, और इस वेलोसिटी को, ये क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसे नेगेटिव लेंगे। तो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हियर इज, velocity of separation here is vb minus va. vb is v cos theta minus va is minus v cos theta, that is 2v cos theta। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ही निकाल रहे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग। बस तुम्हें उसका नाम क्या रखना है, सेपरेशन या अप्रोच, वो तुम पे डिपेंड करेगा या डायग्राम पे डिपेंड करेगा। प्लस माइनस के चक्रों में या नहीं पढ़ना, या तो तुम्हें रट्टा मारना है तो देखो ऐसे रट्टा मार लो कि भाई जो अवे वाली वेलोसिटियां हैं, कोई भी एक अवे वाली वेलोसिटी, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक v2 cos थीटा 2 को हमने पॉजिटिव ले लिया, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, और उस डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने कि भाई इस डायरेक्शन में नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलावा। वो वेक्टर अगर बस उसमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखने के बाद अगर वो वेक्टर अवे फ्रॉम अदर पार्टिकल बना तो उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह दो, अगर वो टुवर्ड्स अदर पार्टिकल बना तो उसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह दो। दैट वुड बी अ बेटर थिंग। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल, आखिरी सवाल। इसमें ये 3v वाली वेलोसिटी का तो कोई कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी अवे फ्रॉम बी है, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलॉन्ग है। 5v के कंपोनेंट्स हम कर लेते हैं। 5v की वे वेलोसिटी बन रही है 5v cos 53, इसका जो कंपोनेंट है लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलॉन्ग, दूसरा कंपोनेंट 5v sin 53। 5v cos 53 कितना होता है, cos 53 इज अगेन 3/5, तो ये हो गया 3v। 5v cos 53 इज नथिंग बट 3v। अब देखो ध्यान से, b जो है वो a से दूर जा रहा है 3v की वेलोसिटी से, और a b के पास आ रहा है 3v की वेलोसिटी से। तो कॉमन सेंस को फील करके देखो, कॉमन सेंस से, कि दोनों की 3v वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा या घटेगा, कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी है। तो आई कैन से यहाँ पे जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो। सेपरेशन की वेलोसिटी जीरो है तो अप्रोच की भी जीरो ही है ऑब्वियसली, कोई प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो आई होप चीजें चमक रही होंगी। 3v माइनस 3v हो गया यहाँ पे सिंपली मैथमेटिकली अगर हम देखें तो, कोई किसी के पास नहीं आ रहा, कोई किसी से दूर नहीं जा रहा, केस 4। आई होप चीजें चमक रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। When two insects move towards each other, distance between them decrease 10 centimeter in every 4 seconds। ठीक है, तो इस बात को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ एक इंसेक्ट I1 है, एक इंसेक्ट I2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये मान लिया v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये मान लिया v2 वेलोसिटी से आ रहा है, ये दोनों इंसेक्ट्स। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर कम हो जाता है इन एवरी 4 सेकेंड्स। कम क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना बना, वो बना 10 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेकेंड जो गिवन है। और हमारे पढ़ी हुई थ्योरी के मुताबिक वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहाँ पे, v1 प्लस v2। ध्यान से कंसेप्ट को फील कर लो, दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, तो v1 माइनस माइनस v2 ऐसे बोल सकते हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां से इक्वेशन क्या बनी अपनी, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम रिस्पेक्टिव स्पीड्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये I1 जो है ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और I2 I1 की तरफ नहीं जा रहा, I1 से अवे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो बढ़ रही है इस बार। तो बढ़ क्यों रही होगी, बढ़ इसलिए रही होगी कि हो सकता है भाई v2 बड़ा v1 से। अगर सोचो, अगर v2 छोटा होता v1 से, v2 छोटा होता तो ये पीछा करने वाला जो इंसेक्ट है ये I2 को, I1 जो है वो I2 को कैच कर लेता आफ्टर सम टाइम, बट v2 हो सकता है बड़ा, v2 बड़ा है v1 से, तभी इनके बीच का डिस्टेंस वक्त के साथ बढ़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो 9 सेंटीमीटर का रेट ऑफ इंक्रीज है इन एवरी 6 सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रही है इनमें,
सेपरेशन की वेलोसिटी जो है वो है 9 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेकेंड पर सेकेंड, जो है वो 9/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। और वो क्यों हो रही होगी? एज पर अवर थ्योरी जो हमने पढ़ी, दैट इज v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। गलती से इक्वेशंस को है ना प्लस माइनस की मिस्टेक मत कर देना, v2 माइनस v1 ही लिखना है यहाँ पे, v1 माइनस v2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर तुम v1 माइनस v2 लिखोगे तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं हो रही, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। बहुत सावधानी से काम करना है। रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालना तो आसानी से लगता है, आसान लगता है, क्योंकि va माइनस vb ही करना है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b में। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें va माइनस vb करना है या vb माइनस va करना है, वो तुम्हें सोचना होगा कि सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं या अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो इक्वेशन है, सिंपल सिंपल लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल है। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं एक बार। ये बन रहा है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1.5, 9/6 इज 1.5। तो इक्वेशन नंबर 2 इज दिस। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 आंसर क्या बन रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये बन रहा है v1 कैंसिल, v2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.5 दैट इज 4। तो v2 की वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड इंसेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, और v2 की वैल्यू को उठा के फर्स्ट या सेकेंड किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो फर्स्ट में डाल देते हैं, तो v1 बन रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट इंसेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 0.5 हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दीज आर आवर आंसर्स इंसेक्ट्स की स्पीड्स के बारे में। तो यहाँ पे कोई वेक्टर कंपोनेंट्स का पंगा नहीं था, इंसेक्ट्स डायरेक्टली अप्रोच या सेपरेट ही कर रहे थे। तो इजी सवाल था, इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में दो पार्टिकल्स जा रहे हैं। पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज, कोई एक्सेलरेशन का पंगा नहीं, कुछ नहीं। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज 5v एंड 6v। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल है सिंपली इस रास्ते पे जा रहा है। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें स्ट्रेट चला जाएगा, और पार्टिकल बी जो है वो 6v की स्पीड से इस रास्ते पे जा रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पाथ, कांस्टेंट स्पीड्स, कांस्टेंट वेलोसिटीज, कहीं कोई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मत समझना इसे, ठीक है। फाइंड थीटा फॉर विच कोलिजन विल टेक प्लेस। किस एंगल पे पार्टिकल बी को फेंके या प्रोजेक्ट करें यहां से सच दैट कोलिजन हो जाए। वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे दो बॉल्स को ऐसे अपन ने अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करवा दिया, 5v और 6v, जैसे पूल टेबल पे बॉल्स होती हैं। तो ये जो बॉल बी है, बॉल बी को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए या हिट किया जाए सच दैट कोलिजन हो जाए, और कितनी देर बाद कोलिजन होगा ये भी हमें बताना है। तो देखो अगर हम रिलेटिव मोशन नहीं जानते होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता। कैसे टफ हो जाता कि भाई हमें इनके पाथ्स की इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये किसी भी थीटा एंगल पे जाएगा तो इस स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी। तो और उसके बाद फिर हमें ज्योमेट्री का सहारा लेते हुए या स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स का सहारा लेते हुए हमें ये काम करना पड़ता है। थोड़ा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन हो जाता है अगर रिलेटिव मोशन ना पढ़ते तो। बट रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो चीजें आसान है। देखो कैसे कि ये डायग्राम हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन, हम क्या करेंगे जब भी दो चीजें मूव करती हैं, मैं सब बार बार बोलता हूँ इस पूरे टॉपिक में कि जब भी दो चीजें मूव करें तो समझ जाओ वो रिलेटिव मोशन का सवाल है एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है या बाकी रिमेनिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका एक डायग्राम हम विद रिस्पेक्ट टू ए बना लेते हैं। तुम चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू बी भी ट्राई कर सकते हो, इसे एक ही बात है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम एक डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ये बॉल ए तो रेस्ट पे आ जाएगी, बॉल ए अपने आप के रिस्पेक्ट में कोई मोशन शो नहीं करेगी, बॉल ए आ गई रेस्ट या पार्टिकल ए आ गया रेस्ट। और जो बॉल बी होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल बी की वेलोसिटी डायग्राम में देखो, बॉल ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट है वो है 5v cos 37, 5v cos 37, और बॉल बी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलॉन्ग है 6v cos थीटा। तो ये ध्यान रखना इन क्वेश्चंस के अंदर, सेपरेशन अप्रोच वाले क्वेश्चन में या कोलिजन होगा नहीं होगा कब होगा, इन क्वेश्चंस में अपने पसंद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत मानना कभी भी।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बजाय हम कंपोनेंट्स जो लेते हैं वो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलोंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे बी की जो वेलोसिटी बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चलो बाकी दो कंपोनेंट्स भी लिख लेते, ये बन रहा है 6v sin थीटा और इसका 5v sin 37। तो नेट कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी के, तो 6v sin थीटा माइनस 5v sin 37, एक कंपोनेंट तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। 5v sin 37, sin 37 खुद 3/5 होता है, तो 5v sin 37 इज 3v। ठीक है, एक कंपोनेंट तो ये बन गया। और दूसरा कंपोनेंट लेफ्ट साइड को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मानता हूँ, तो लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बन रहा है वो है 6v cos थीटा माइनस 5v cos थीटा, सॉरी cos 37 है वो, उसकी वेलोसिटी 5v cos 37 है, उसका तो एंगल पता है हम पार्टिकल लेगा। तो लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज 6v cos थीटा माइनस 5v cos 37 या माइनस 5v cos 37, क्योंकि 5v cos 37 वाला जो वेक्टर है वो टुवर्ड्स राइट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस cos 37 इज 4/5, 4/5 इंटू 5v इज 4v। तो ये चीज आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स हैं कुछ भी, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं, तो आई कैन से पार्टिकल बी जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ए इन दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग चला जाए। मतलब ये जो भी इसका पैरेललोग्राम के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से जो रिजल्टेंट बनता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल ए को लगेगा कि पार्टिकल बी इस दिशा में चला गया। ध्यान से सुन लो ये बात, रिलेटिव वेलोसिटी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए जो भी बनेगी नेट वेक्टर में, जिस डायरेक्शन में बनेगी उस डायरेक्शन में ही पाथ होगा बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। ए पार्टिकल को ऐसा लगेगा कि बी उस दिशा में जा रहा है, तो अगर पार्टिकल ए को ऐसा लग रहा है कि उस दिशा में जा रहा है तो क्या पार्टिकल बी कोलाइड करेगा? नहीं। सिंपल सी बात है कि भाई अगर बी उस डायरेक्शन में चला गया, बी ने अपनी वेलोसिटी ए की तरफ बनाई नहीं, तो पार्टिकल बी कोलाइड ही क्यों करेगा? सिंपली उस पाथ पे चला जाएगा, और उस पाथ पे तो ए बैठा नहीं है, ए तो यहाँ बैठा है, तो कोलिजन नहीं होगा। तो आई कैन से कोलिजन कब होगा? कोलिजन तब होगा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इन दोनों की वेक्टर एडिशन, ये जो दो कंपोनेंट्स हमने निकाले इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट पॉइंटेड टुवर्ड्स ए होना चाहिए। अगर वो पॉइंटेड टुवर्ड्स ए नहीं हुआ तो कोलिजन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे सिंपल एक ऐसे सोचो, देखो कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई रॉकेट आके मान लो हमारे सिटी में अटैक होने वाला है, ठीक है, कोई भी एक बॉम्ब आने वाला है और वो सिटी के ऊपर फटने वाला है, तो जब तुम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो वो सिंपली एक कोई भी एक बॉम्ब आसमान से आ रहा होगा और बॉम्ब फटने वाला होगा। लेकिन अगर तुम इसको अर्थ से बाहर निकल के देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन होगी। कॉम्प्लिकेटेड कैसे कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है जी, और बॉम्ब भी पता नहीं किस अजीब से पाथ में होगा, और फाइनली बॉम्ब और अर्थ का कोलिजन हो गया। तो चीजें बदल जाती, रेफरेंस फ्रेम चेंज होने से चीजें बदल जाती। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे थे पार्टिकल ए और बी, लेकिन ए के रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल बी मूव कर रहा है, बस ए तो मूव कर ही नहीं रहा। पार्टिकल बी की वेलोसिटी सिंपल भाषा में टुवर्ड्स ए होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं तो कोलिजन हो। तो अगर ये टुवर्ड्स ए होनी चाहिए मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट टुवर्ड्स ए होना चाहिए, मतलब ये ही वाला कंपोनेंट जिंदा रहना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। मतलब इस बात को ध्यान से सभी बच्चे नोट डाउन कर लो, यहाँ पे कोलिजन की कंडीशन क्या है? कोलिजन कांस्टेंट वेलोसिटीज में कब होता है? जब रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ए एंड बी जीरो हो जाए। अगर ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ए एंड बी जीरो हो गया, लाइन ए बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर जीरो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच वाला कंपोनेंट बचेगा जिससे कोलिजन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, इसका मतलब हो गया 6v sin थीटा माइनस 3v इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, कंसेप्ट बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस समझना है अपने को ध्यान से। तो इसको सॉल्व करने पे ये बन रहा है थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, और सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, कितने टाइम बाद वो कोलाइड करेंगे। अब क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो ही हो गया, बचा कौन, ये वाला कंपोनेंट दूसरा, तो टाइम कितना लगेगा, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, सेकंड डायग्राम से ही कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपॉन ए की स्पीड बची है, ये वाली जो अप्रोच करवा रही है बी को ए की तरफ, तो एल सेपरेशन दे रखी थी इनके बीच में इनिशियल, तो एल अपॉन दिस वाली स्पीड 6v cos थीटा प्लस 4v। अगले पेज पे लिख देता हूं, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड विल बी डिस्टेंस एल अपॉन अप्रोच की स्पीड है 6v cos थीटा प्लस 4। थीटा हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 30 डिग्री, तो ये बन रहा है एल अपॉन cos 30 होता है √3/2, √3/2 इंटू 6v, ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4 इंटू, इतने टाइम बाद कोलिजन हो जाए। दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। तो आई होप चीजें चमक रही होंगी। कोलिजन की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये ऑब्वियसली कि भाई अप्रोच की वेलोसिटी होनी चाहिए, सेपरेशन की नहीं होनी चाहिए। सेपरेशन की वेलोसिटी हुई तो फिर वो पार्टिकल दूर भाग जाए, कोलाइड किस बात पर करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा पार्टिकल, कोलिजन नहीं कर पाएगा अप्रोच के बावजूद भी कोलिजन। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। Ships A and B are sailing with constant velocities in a sea as shown in the figure। ये एक शिप है, शिप A, ये ईस्ट की तरफ जा रही, ठीक है, राइट साइड अपनी ईस्ट है, ऊपर की तरफ ये नॉर्थ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑब्वियसली समंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला अप मत समझ लेना, ठीक है ना, ये वाली अप नॉर्थ नहीं होती, गधों वाली बातें नहीं करनी, ये अप नॉर्थ और ये डाउन साउथ नहीं होती, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो सारे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, और पांचवी डायरेक्शन है वर्टिकल अप, छठी है वर्टिकल डाउन, जो इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है। तो शिप ए ईस्ट की तरफ जा रही है 2v, शिप बी नॉर्थ की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। क्या ये कोलाइड करेंगे, पहला सवाल है। कोलाइड नहीं करेंगे तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो दोनों का ये जो O पॉइंट है कोई बीच में, O पॉइंट से दोनों की इनिशियल दूरी, तो ऑब्वियसली बात है, देखो दोनों के पाथ जो है वो तो डॉटेड लाइंस में बना ही रखे हैं, तो अगर कोलिजन हुआ तो सोचो कहाँ होगा, अगर हुआ तो कहाँ होगा, ऑब्वियसली O पॉइंट पे ही होगा, और तो कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसा जहां कोलिजन हो सके जो दोनों के रास्तों में पड़े, तो दोनों के रास्तों में एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज O। तो O पॉइंट तक ये दोनों शिप्स अगर इकट्ठा पहुंच गई तभी कोलिजन हो पाएगा, सेम टाइम में सेम जगह पहुंचने पे ही टक्कर होती है, ठीक है। तो लेकिन अब शिप A को तो टाइम कितना लगेगा, O पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा L/2v का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, और B शिप को टाइम लगेगा L/v, तो हम बोल सकते हैं शिप A तो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और शिप B O पॉइंट पे देर में पहुंचेगी क्योंकि स्पीड उसकी कम है, तो टक्कर नहीं हो पाएगी। तो विल दे कोलाइड का तो आंसर हो गया नो, ठीक है, ये तो बेहद सिंपल सवाल था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, अब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस 0 तो नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो कोलिजन ही हो गया था, तो अलग सवाल बन गया था, इस बार 0 तो नहीं है, कोलिजन तो नहीं हो रहा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, अगेन जो इसका इजीएस्ट पॉसिबल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी से जाएं। तुम चाहो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जिस बच्चे को ट्राई करना है अपना खुद से ट्राई कर सकता है, कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इस क्वेश्चन को करना है तो एक अपने पसंद की एक एक्स एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। टी टाइम बाद शिप ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो, क्या हो जाएंगे, शिप ए यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, L-2vt डिस्टेंस हो जाएगा इसका ओरिजिन से O पॉइंट से, तो L-2vt नेगेटिव x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और y कोऑर्डिनेट शिप A का 0 हो गया। ऐसे शिप B के t टाइम बाद कोऑर्डिनेट्स लिख लो, वो हो जाएगा L-vt जो है नेगेटिव y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, शिप A और शिप B के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, उस डिस्टेंस को कोई नाम दे दो, कुछ भी z बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो जैसे ही वो डिस्टेंस आ गया z, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ गंदा सा आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर तुम्हें करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूँ।
अब जैसे ही वो डिस्टेंस आ गया, हमें डिस्टेंस ही तो मिनिमम कराना है उनके बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम मिनिमम कराना, तो z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा और उसके मिनिमा की कंडीशन लगा दो फिर dz by dt इज इक्वल टू 0। तो उससे तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस एंड वो टाइम सॉल्व हो जाएंगे जिस टाइम पे दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो एक तरीका ये है जो लेंदी भी है, ज्यादा गणित बढ़ानी पड़ रही है उसमें और फील भी कम आती है उस तरीके में। तो उसका तरीका अपना वही रहेगा, रिलेटिव मोशन, दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दो शिप्स मूव कर रही हैं, तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ए काम करते हैं। तो एक और नया डायग्राम बनाते हैं, अगले पेज पे बना रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू ए कहानी क्या दिखेगी, एक तो शिप ए रेस्ट पे दिखाई देगी, सबसे पहली चीज शिप ए हो गई रेस्ट पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए काम कर रहे हैं। और शिप बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, उसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, वो हो जाएगी वीबी कितना है, वी जे कैप प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग या नॉर्थ की तरफ, माइनस 2v आई कैप, वीबी माइनस वी ए लिखा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये बन रही है वी जे कैप माइनस 2v आई कैप। इस चीज को हमें अगले पन्ने पे ड्रॉ करना है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू ए हम काम कर रहे हैं वी जे कैप और माइनस 2v आई कैप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वी जे कैप और माइनस 2v आई कैप, शिप ए को लगेगा कि शिप बी उस दिशा में जा रही है, ठीक है। मतलब शिप बी का जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड दिस इज द पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिलेटिव डायग्राम बनाने से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाली, जिसका एक कंपोनेंट वी जे कैप है और दूसरा कंपोनेंट माइनस 2v आई कैप है। सिंपली माइनस करके इस डायग्राम को अब हम भूल रहे हैं, उस डायग्राम पे जंप कर रहे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये डॉटेड लाइन है, दिस इज पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। शिप ए को शिप बी का पाथ नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हुई नहीं दिखाई देगी, शिप ए को शिप बी इस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब सवाल अपना फिर से वही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, वो होता है, ये ए तो एक पॉइंट है जस्ट, है ना, जो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, रेस्ट पे है, और शिप बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है, सोच के देखो, बचपन की बात है। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा। अगर हम ये वाला डिस्टेंस की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, शिप बी थोड़ा पास आएगी यहाँ पे, फिर थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। शिप बी जब बिल्कुल शिप ए के ठीक सामने आएगी, परपेंडिकुलरली ठीक सामने आएगी, यहां जब शिप बी इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इसको कुछ नाम रख देते हैं एम पॉइंट। तो जब शिप बी एम पॉइंट पे पहुंचेगी तो ए और शिप बी के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये वाला मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोला गया। दिस इज अवर एक्स में अवर आंसर। अब ये कितना होगा, इस बात को सोचने के लिए कुछ डिस्टेंसेस वगैरह हमें दिए हुए थे इनिशियली, उनका यूज करते हैं। ये डिस्टेंस एल दिया हुआ था और ए के बीच में, और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस ये भी एल दिया हुआ था। ये दोनों अगर एल हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो ए और बी के बीच का इनिशियल डिस्टेंस वो देख लो कितना होगा। ये ए और बी के बीच का इनिशियल डिस्टेंस, ट्राइंगल ओ ए बी पे नजर डालो, ट्राइंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, एल और एल इसके परपेंडिकुलर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी, एल रूट टू, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए और बी के बीच में इनिशियल डिस्टेंस एल रूट टू है। अच्छा, अगर अब मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल थीटा मिल जाए, तो काम खत्म हो जाएगा। कैसे, एक्स मिन जो है वो हो जाएगा एल रूट टू साइन थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। एल रूट टू ट्राइंगल ए एम बी पे फोकस करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा ट्राइंगल ए एम बी पे फोकस करो, तो एल रूट टू का कॉस थीटा जो होगा वो एम बी लेंथ हो जाएगा, जैसे बोल दो साइन थीटा जो है वो है एक्स मिन अपॉन एल रूट टू। एक्स मिन कितना हो गया, एल रूट टू साइन थीटा। अब ये थीटा मिल जाए तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। थीटा कैसे मिलेगा,
थीटा के लिए यही देखो, सारा आर्टिस्टिक काम है, यहाँ पे ज्यादा गणित नहीं बनानी, ज्योमेट्री का यूज तो करना पड़ेगा ही। यहाँ पे L√2, ये ट्राइंगल OAB पे फिर से नजर डालो। थीटा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल OAB पे फिर से फोकस करो एक बार। ये वाला एंगल हमें पता है 45 डिग्री है। कैसे? टैन, इस एंगल का टैन अल्फा जो है वो L/L है। सोच लो अपने इस एंगल का, एंगल बी का टैन बी बोल दो, टैन बी जो है वो L/L है। दैट इज 1 tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा 45 डिग्री हो। तो ये वाला एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, ऐसे बोल सकते हो। राइट एंगल आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है ये OAB, क्योंकि दो साइड्स सेम है इसकी। इस थीटा की हमें तलाश थी, ये थीटा मिल जाए तो काम बन जाए। ये थीटा तभी मिलेगा जब ये वाला एंगल मिले, ये वाला एंगल, या ऐसे बोल दो ये वाला एंगल, कोई एक एंगल मिले। अब ये वाला एंगल हमें क्या पता है, क्या हमें पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन पता है? तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं, ये वाला एंगल तो पैरेललोग्राम लॉ से निकला था, क्योंकि पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वही था जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी थी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं तो अल्फा हमें पता है, ध्यान से देखो, टैन अल्फा जो है वो v/2v है। रिलेटिव वेलोसिटी के डायग्राम से देखो, ये अपना 2v था, ये अपना v था। इन दोनों की वेक्टर एडिशन करके हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी। -2vi कैप और vj कैप की वेक्टर एडिशन करके हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी। तो ये वाला अल्फा एंगल जो है, ये वाला अल्फा एंगल हमें पता है। कैसे? tan अल्फा इज v/2v। तो आई कैन राइट दिस L√2 इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं ये तीनों एंगल्स का सम जो है 45 डिग्री, थीटा और अल्फा, इन तीनों एंगल्स का सम तो है 90 डिग्री। ये अकेला एक 45 हो गया, मतलब थीटा और अल्फा का सम कितना हुआ? थीटा और अल्फा का सम हुआ 45 डिग्री। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस अल्फा, वेयर tan अल्फा मुझे पता है, tan अल्फा मुझे vj कैप और -2vi कैप की मदद से पता है, दैट इज 1/2 या v/2। tan अल्फा इज v/2। तो यहां से अपना सीधा सीधा आंसर आ गया। अगेन बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगी, बट डायग्राम के अंदर दिमाग का खर्चा पूरा हुआ हमारा, ये ध्यान रखना है। सोच लो आराम से, तसल्ली से सोच लो। यहाँ पे नहीं अगर क्लियर हो रहा है, एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके थोड़ी सी देख सकते हो। आगे सिंपल है, कैलकुलेशंस है। ये क्या बन रहा है, L√2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसे लगा रहा हूं मैं। ये बन रहा है साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 इज नथिंग बट 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2, ये बन रहा है। और कॉस अल्फा और साइन अल्फा कितने होंगे? कॉस अल्फा और साइन अल्फा के लिए tan अल्फा का सहारा ले लो। tan अल्फा के अंदर तुम बोल सकते हो ये 1 क्या है, परपेंडिकुलर, ये 2 क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता है। कॉस अल्फा मुझे चाहिए, कॉस अल्फा मुझे यहाँ लिखना है, तो क्या बोलूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 2, हाइपोटेन्यूज होता है रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, माइनस कॉस 45 इज 1/√2। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan अल्फा में 1 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज, तो एक √2 वाली टर्म कटती हुई नजर आ रही है, वो 1/√2 वहां से कॉमन आएगा ब्रैकेट में से, और बाहर वाले √2 से कट जाएगा। और बचा क्या यहाँ पे, ये बन रहा है 2/√5 माइनस 1/√5। तो आंसर वुड बी L/√5। L/√5 is the minimum separation between the ships in this question। तो आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। एक बार इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे मैंने मेथड 1 बताया, वैसे एक बार और ट्राई करने की इसको कोशिश करना, सेम आंसर आएगा, बट उसमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे हम शिप्स के बीच में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और उसका dy/dt 0 कर दें ताकि वो मिनिमाइज हो जाए, जिससे टाइम भी सॉल्व हो जाएगा। फिर टाइम को उठा के वापस ओरिजिनल फंक्शन में डाल दोगे तो मिनिमम डिस्टेंस L/√5 दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। दो वेक्टर्स हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दो वेलोसिटीज गिवन है। देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। अगेन रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो मतलब जो सवाल हमने पिछला किया उसी को मैथमेटिकली या बस वेक्टर की टर्म्स में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, पता नहीं कहाँ हैं, बस उनका वेक्टर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो ये ए की पोजीशन है, मान लेते हैं ये बी की पोजीशन है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे बोल दो ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर का कितना हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर। ऐसे ही कोई भी दो पोजीशंस को मिलाने वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सिंपली बोल सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, जिसको तुम रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, और बी की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हम बोल देंगे v रिलेटिव, वो मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, कहीं भी हो सकती है स्पेस में, आई कैप जे कैप के कैप कैसे भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, दैट इज v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको तुम पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ भी इन जनरल कैसे भी दो वेक्टर्स हैं। तो इनमें पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा। तो अगेन हम बात तो वही करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो किस पाथ पे जाता हुआ नजर आएगा, इस पाथ पे जाता हुआ नजर आएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया। और उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगी, मिनिमम सेपरेशन होगी एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में मिनिमम सेपरेशन जो होती है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से वही ये एम पॉइंट बन जाएगा अपना और ये एक्स मिन हो जाएगा। एक्स मिन या मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना हो गया, ये डिस्टेंस एम डिस्टेंस। अब एम डिस्टेंस को हमें R1 R2 V1 और V2 इन चार वेक्टर्स की टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखें, तो पहले एक बार वैसे लिखते हैं कि भाई ये एंगल, अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं, ये एंगल MBA को अगर मैं थीटा मान लूं, तो मुझे करना क्या है, AM लेंथ लिखनी है। AM लेंथ लिखनी है तो ये हो जाएगा R2 माइनस ये जो AB लेंथ है, AB साइन थीटा। ठीक, बिना किसी वेक्टर्स के अगर हमें सिंपली ज्योमेट्री की टर्म्स में लिखना है तो साइन थीटा है AM लेंथ अपॉन AB लेंथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AM लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस हो गया AB साइन थीटा। अब AB कितना था, AB तो हमें पता है, वो है R2 माइनस R1 का मॉड। याद करो वही स्टैंडर्ड सिंबल्स अपने, रिलेटिव पोजीशन का मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का मॉड। और साइन थीटा कितना है, साइन थीटा लिखने के लिए क्या करें, साइन थीटा V1 V2 R1 R2 की टर्म्स में देखना है मुझे। तो ये वाला एंगल थीटा साइन थीटा चीज कहां पे आती थी, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट में आया करती थी साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, VBA वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में हो सकता है साइन थीटा अपीयर हो। एक बार चेक करते हैं, VBA वेक्टर अपना उस तरफ है, ये अपना VBA वेक्टर है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये अपना रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू इट। इनके बीच में एंगल कितना, टेल से टेल मिला के ही एंगल देखा जाता है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा मान रखा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सोच लो आराम से, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने पे ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो क्या बनेगा, VBA इंटू RBA इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो क्योंकि मुझे साइन थीटा की तलाश थी इसलिए मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है। अगर कॉस थीटा आता तो मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचता, साइन थीटा आया तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूं। तो VBA क्रॉस RBA, इस चीज के अंदर साइन थीटा अपीयर होगा। तो मुझे साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, VBA क्रॉस RBA, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है VBA इंटू RBA इंटू साइन थीटा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मॉड लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड है VBA इंटू RBA इंटू साइन थीटा अपॉन, अगर मैं इसको VBA और RBA के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। सोच लो साइन थीटा को लिखने का तरीका है VBA क्रॉस RBA अपॉन VBA RBA। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स की टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ। तो अब ये जो RBA वाली टर्म है ये तो कट गई, क्योंकि R2 माइनस R1 भी खुद RBA ही था। तो आंसर क्या है, सिंपल VBA क्रॉस RBA या V2 माइनस V1, इन सिंबल्स की टर्म्स में जो क्वेश्चन में गिवन थे,
v2 माइनस v1 क्रॉस r2 माइनस r1 होल अपॉन v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1। तो ये क्वेश्चन मतलब थ्योरी तो फिजिक्स की यूज हो रही है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो हमने भी बातें की पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन सवाल ये वेक्टर्स का बन गया। वेक्टर्स के रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन क्या है वेक्टोरियली, वो हमने इसमें देखा। दिस इज अवर आंसर। सिंबल्स बहुत ध्यान से यूज करने हैं। मैग्नीट्यूड मॉड लगाना बड़ा जरूरी है, मॉड नहीं लगाओगे तो कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। पार्टिकल ए इज एट परमानेंट रेस्ट, चलो अच्छी बात है, ए पार्टिकल तो रेस्ट पे, एंड बी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, स्पीड कांस्टेंट है सच दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज एट एन एंगल थीटा विद द लाइन ए बी। ठीक है, ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है उससे थीटा एंगल पे ये हमेशा ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी कोलाइड्स विद ए। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझो। कई बच्चों को लगता है कि सर ये कोलिजन किस बात का, जब बी पार्टिकल की वेलोसिटी ए की तरफ है ही नहीं तो कोलिजन कैसे हो जाएगा। तो ध्यान से एक बार लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ो। डायरेक्शन ऑलवेज एट एन एंगल थीटा विद लाइन ए बी है। अभी जो लाइन ए बी है ये चेंज होती जाएगी ना, जैसे जैसे बी पार्टिकल मूव करेगा तो लाइन ए बी बदलती जाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो पार्टिकल बी इनिशियली पहले इंस्टेंट पे दौड़ना शुरू हुआ v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, थोड़ी देर के बाद मान लो पार्टिकल b यहां पहुंच गया। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसको b1 नाम रख दो, इस b1 नाम की पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी थी, वो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी तो अब ये हो गई। अब इस लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी से थीटा एंगल पे वो दौड़ रहा है, मतलब वो ऐसे दौड़ रहा होगा, ये b की वेलोसिटी अब ऐसे हो जाएगी, जो भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, जब वो यहां पहुंचेगा तो फिर से लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी चेंज हो जाएगी, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब वो ऐसी हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से इस लाइन से, नई वाली लाइन से थीटा एंगल पे आ जाएगी, कुछ इस टाइप। तो इसका जो पाथ होगा वो बड़ा अजीब सा, कुछ ऐसा सा पाथ होगा, पता नहीं किस तरह का, इस टाइप का कुछ पाथ होगा जिसपे ये मूव करेगा। जिस भी पाथ पे करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बताना है टाइम आफ्टर विच बी कोलाइड्स विद, कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा। तो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लगता है ये, लेकिन ध्यान से सोचो, क्या पार्टिकल बी की स्पीड या रिलेटिव स्पीड बदल रही है? वक्त के साथ नहीं बदल रही, कांस्टेंट दे रखी है। पार्टिकल ए परमानेंट रेस्ट पे है, पार्टिकल बी कांस्टेंट स्पीड v से, तो रिलेटिव स्पीड तो v ही रहेगी हर वक्त। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोल रहा है, ध्यान से, रिलेटिव स्पीड, मैग्नीट्यूड तो v ही रहने वाला है, और डायरेक्शन जो है वो बदले जाएगी उसकी वेलोसिटी की, बट जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो तो कांस्टेंट है, ना तो v बदल रहा और ना ही cos थीटा बदल रहा। इनिशियल इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, अप्रोच वाली वेलोसिटी, तो ना तो v बदल रहा ना थीटा बदल रहा। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी बदल रही है, जिससे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो v और थीटा क्योंकि नहीं बदल रहे, तो v cos थीटा कांस्टेंट हो गया। v cos थीटा कांस्टेंट हो गया तो सिंपली हम टाइम का आंसर तो सिंपली लिख सकते हैं l अपॉन v cos थीटा। जो भी इनिशियल उनके बीच में डिस्टेंस था, अप्रोच की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो भी डिस्टेंस है अपॉन अप्रोच की स्पीड, दैट इज द टाइम टेकन फॉर कोलिजन। तो ट्रिकी सा क्वेश्चन है, टफ इसलिए है क्योंकि समझना इसे मुश्किल रहता है। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशन की लेंथ ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशन छोटा सा है, सिंपल सा, प्यारा सा। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस काम की है हमारे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और आखिरी इलस्ट्रेशन इस वीडियो का। टू प्रोजेक्टाइल्स, अब प्रोजेक्टाइल आ गए, देखो यहाँ पे, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल्स को ग्राउंड से, डॉटेड लाइन जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां से दो प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो किया जा रहा है। एक की इनिशियल स्पीड दे रखी है, दूसरे की इनिशियल स्पीड नहीं दे रखी। बताना है दूसरे की इनिशियल स्पीड क्या हो ताकि ये दोनों कोलाइड कर जाएं, और कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, और एल की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि ऊपर हवा में कहीं कोलिजन हो। ये 3 सवाल है जिसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे चक्कर क्या हो गया कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, तो अपन जो भी पूरी वीडियो में देख रहे थे, क्या वो अभी भी लग सकता है इसमें? वेलोसिटियां कांस्टेंट नहीं है, दोनों कर्व्ड पाथ पे जा रहे होंगे क्योंकि अब एक्सेलरेशंस भी हैं। लेकिन खूबसूरत बात क्या है इस क्वेश्चन की कि जब हम रिलेटिव दो पार्टिकल्स फिर से मूव कर रहे हैं,
दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो हम फिर से कोशिश तो वही करेंगे कि रिलेटिव मोशन से जाएं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे खूबसूरत बात क्या है, एक्सलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या बन जाएगी, सोच लो, जीरो बन जाएगी। एक्सलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्सलरेशन होती कितनी है, होती तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जितनी है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और इसे वाई एक्सिस मानूं, तो एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए, ये हम करेंगे ए बी माइनस ए ए। तो एक्सलरेशन ऑफ बी प्रोजेक्टाइल कितनी है किसी भी इंस्टेंट पे, वो माइनस जी जे कैप ही है। सोच लो आराम से, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होती है प्रोजेक्टाइल में, और एक्सलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ए भी हर इंस्टेंट पे माइनस जी जे कैप ही है। तो रिलेटिव एक्सलरेशन जीरो है। रिलेटिव एक्सलरेशन जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि अगर तुम प्रोजेक्टाइल ए के ऊपर बैठ जाओ, अगर तुम प्रोजेक्टाइल ए के ऊपर बैठ जाओ तो प्रोजेक्टाइल बी की एक्सलरेशन जीरो दिखाई देगी। मतलब प्रोजेक्टाइल बी की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल ए के ऊपर बैठने के बाद कांस्टेंट दिखाई देगी, क्योंकि एक्सलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ कांस्टेंट, और कितनी कितनी कांस्टेंट, जितनी इनिशियल है उतनी ही हमेशा दिखाई देगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट्स। तो देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल्स, दोनों प्रोजेक्टाइल्स पैराबोलिक पाथ में मूव करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टाइल ए के ऊपर बैठ जाए तो प्रोजेक्टाइल बी स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा, जब तक वो ग्राउंड पे जाके हिट नहीं करेगा तब तक। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ और स्पीड भी कांस्टेंट, मतलब बहुत ही आसान हो गया समझ। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हमें एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना पड़ता था, और कांस्टेंट वेलोसिटियां तो बहुत ही आसान होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकल जाता है फटाफट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ कांस्टेंट, अब वो कितनी है वो भी लिख लेते हैं एक बारी, वो जो इनिशियल है वही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चलो डायग्राम में ही बना लेंगे उसे। यहाँ पे कंपोनेंट्स करके रख लेते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल ए की जो वेलोसिटीज हैं उसके कंपोनेंट्स हैं, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 10 cos 37 हो गया 8। एक हो गया 10 sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो ये हो गया 3/5 into 10 is 6। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट ub cos 53 और ub sin, एंड एक लेफ्ट साइड में ub cos। ओवरऑल एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू ए काम करेंगे, और पार्टिकल बी पैराबोलिक पाथ में मूव करता हुआ हमें नहीं नजर आएगा, क्योंकि उसका हम फंडा डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा। और फिर हम बिल्कुल जैसे हमने रिलेटिव मोशन दो कांस्टेंट वेलोसिटीज से मूव करते हुए पार्टिकल्स में पिछली इलस्ट्रेशंस में लगाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन इनकी डिफरेंट होती तो समस्या आती, बट तब भी हम रिलेटिव मोशन का सहारा ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं एक नया डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ए। अगले पेज पे खुद पार्टिकल ए तो आ गया रेस्ट पे, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी हो गई। पार्टिकल बी की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में अगर मैं पॉजिटिव मानूं, लेफ्ट साइड में तो ub cos 53 माइनस -8। ठीक है, आई कैप जे कैप में नहीं लिख रहा हूं मैं, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलॉन्ग लिख रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में ub cos 53 माइनस -8 करूंगा तो ये बन रही है, दैट इज ub cos 53 इज 3/5 माइनस -8 का मतलब +8, और एक ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी, ये कितनी होगी, दैट इज ub sin 53 माइनस 6। ub sin 53 is 4/5 माइनस 6। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के दो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए। तो अगेन वही पुरानी बात जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज की, कि अगर ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी वाला कंपोनेंट ये जिंदा रहा, तो ये पार्टिकल बी को ए के साथ भिड़ने नहीं देगा, कहीं और ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, या नेगेटिव होगा तो नीचे ले जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, पार्टिकल बी पार्टिकल ए के साथ जाके भिड़ जाए, कोलाइड कर जाए। कोलाइड तभी करेगा जब इस कंपोनेंट को जीरो, जब ये कंपोनेंट जीरो हो जाए जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के अलॉन्ग है। तो आई कैन से फर्स्ट पार्ट बेहद आसान, फॉर कोलिजन, कोलिजन तभी होने की चांसेस हैं जब ये वाला कंपोनेंट 4ub/5 माइनस 6
ये जीरो हो जाए, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए, जहां से अपना यू भी सॉल्व हो गया फटाफट। यू भी आ रहा है यहाँ से 5 इंटू 6 30/4, मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो 7.5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल को फेंकना होगा सच दैट कोलिजन हो। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा कोलिजन होने में? अब वो आसान है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो हमने जीरो ही कर दिया। ये कंपोनेंट अगर हमने जीरो कर दिया तो सिर्फ ये कंपोनेंट बचा, तो बी जो है वो ए की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और जाके भिड़ रहा है। ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, तो टाइम कितना लगेगा सेकंड क्वेश्चन में? टाइम लगेगा एल अपॉन ये वाली वेलोसिटी जो अप्रोच की वेलोसिटी है। तो टाइम टेकन सेकंड आंसर एल अपॉन 3u/5 3ub/5 प्लस 8, इतने टाइम बाद कोलिजन हो जाएगा। एल अपॉन ये है ub है 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 7.5/5 दैट इज 4.5 प्लस ये बन रहा है एल अपॉन 12.5। एल की वैल्यू दी नहीं गई थी तो एल की टर्म्स में ही हम आंसर को छोड़ेंगे, दैट इज 2l/25। 2l/25 सेकेंड लगेंगे। एल जितना भी हम मीटर्स में यहाँ पुट कर देंगे तो उतना सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसलिए हम टाइम को एल की टर्म्स में ही छोड़ के जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एल कोलिजन विल टेक प्लेस इन एयर। हम चाहते हैं ये दोनों पार्टिकल्स ऊपर हवा में कोलाइड कर जाए। अब ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड पक्का करेंगे अगर यूबी की वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकेंड है तो, लेकिन कहां करेंगे इसके बारे में सोचना है, और उसी के बारे में लिखा भी हुआ है कि टेक प्लेस इन एयर, ऊपर हवा में कहीं कोलिजन हम चाहते हैं। ऑब्वियसली जमीन के अंदर धंसने के बाद तो कोई कोलिजन होने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है ये ग्राउंड है। तो सोच के देखो, अगर अगर ये जमीन ना होती, अगर ये जमीन ना होती, नीचे भी गड्ढा होता कोई जहां पे कोलिजन होने के चांसेस होते, तो तीन तरह से तीन केसेस बन सकते हैं इसके। कोलिजन तीन तरीकों से हो सकता है, बना देता हूं मैं। देखो, एक तरीका ये हो सकता है केस वन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहां से अपना पार्टिकल ए पार्टिकल बी को लॉन्च किया गया। कोलिजन हो सकता है कि ये पार्टिकल ए कुछ ऐसे जा रहा हो और ये पार्टिकल बी कुछ ऐसे जा रहा हो और ये यहां कहीं कोलाइड कर गया। एक तरीका तो ये है कोलिजन का कि ऊपर हवा में कोलिजन हो गया। ठीक है, केस टू, एक तरीका ऐसे भी है कोलिजन का कि बिल्कुल ठीक ग्राउंड पे कोलिजन हो। लिमिटिंग केस हम बोल सकते हैं उसे, कि यहां से पार्टिकल ए को लॉन्च किया और पार्टिकल ए ने कुछ इस तरह की अपनी मोशन दिखाई और पार्टिकल बी ने कुछ इस तरह की अपनी मोशन दिखाई। 53 डिग्री एंगल पे उसे लॉन्च किया गया था, उसने कुछ इस तरह की अपनी मोशन दिखाई और ठीक ग्राउंड पे जाके दोनों कोलाइड हो गए। ग्राउंड पे हिट करने से जस्ट पहले वो कोलाइड हो गए, जस्ट ग्राउंड पे। लिमिटिंग केस है केस टू। एक इस तरह से भी कोलिजन हो सकता है। अब लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, तो चलो उसको भी चेक करेंगे। और केस थ्री एक और भी पॉसिबल है जो हम नहीं चाहते, क्योंकि ग्राउंड के नीचे जगह नहीं है जहां कोलिजन हो। ग्राउंड के नीचे तो मिट्टी है, तो कोई गड्ढा नहीं है ग्राउंड के नीचे। तो यहाँ जो तीसरा केस पॉसिबल था वो ऐसा था कि ये ए और ये बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से इनको फेंका गया और ये पार्टिकल कुछ ऐसे चला गया और ये पार्टिकल कुछ ऐसे आ गया और जो कोलिजन हुआ वो इधर। ठीक है, ऐसा केस ये तब पॉसिबल होता अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स को टावर के ऊपर से, कहीं बिल्डिंग से किसी हाइट से फेंका गया होता और नीचे भी जगह होती। इस डॉटेड लाइन के नीचे अगर जगह होती तो ये केस थ्री भी पॉसिबल था। तो क्वेश्चन में मांगा गया है केस वन, ये हमारा फोकस रहेगा। हम चाहते हैं हवा में कोलिजन हो, ऊपर नहीं। ठीक है, नीचे तो जगह ही नहीं है। तो केस वन पे हमें इस तरह का कोलिजन के लिए हमें एल पे कमेंट करना है कि प्रोजेक्टाइल ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है। तो सबसे पहली चीज ये हमें चेक करनी होगी कि क्या केस टू पॉसिबल है। केस टू कैसे पॉसिबल है वो देखो। हमने किया क्या है अभी तक? हमने किया है प्रोजेक्टाइल ए का हमने एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स निकाले वेलोसिटी के, प्रोजेक्टाइल बी के हमने एक्स वाई कॉम्पोनेंट निकाले, फिर हमने रिलेटिव मोशन का डायग्राम बनाया जिसमें बी की वेलोसिटी का जो रिलेटिव कंपोनेंट का जो वाई कंपोनेंट था उसे जीरो कर दिया कोलिजन की कंडीशन बना के। इसका मतलब हमने क्या किया?
हमने 4u_5 और 6 को इक्वेट कर दिया। ये 4u_5 और 6 थे कौन? ये 4u_5 था वेलोसिटी ऑफ बॉल बी का y कंपोनेंट और 6 था वेलोसिटी ऑफ बॉल ए का y कंपोनेंट। दोनों के y कंपोनेंट्स हम इक्वेट करके काम कर रहे हैं, कोलिजन की बातें कर रहे हैं। तो कोलिजन अगर हुआ तो दोनों के y कंपोनेंट्स तो डेफिनेटली बराबर होंगे। अब याद करो, दोनों के अगर y कंपोनेंट्स बराबर हैं इनिशियल वेलोसिटी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों के y कंपोनेंट्स अगर बराबर हैं तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा प्रोजेक्टाइल का वो भी तो बराबर हो जाएगा। कैसे? ये जो ए से या ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाय जी। तो ये u1 sin थीटा 1 बाय जी और टाइम टी बी का जो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u2 sin थीटा 2 बाय जी। तो ये u sin थीटा क्या चीज है? u sin थीटा तो y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b का y कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये u1 sin थीटा 1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a का y कंपोनेंट। तो दोनों के y कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी इक्वेट कर चुके हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कोलिजन ही नहीं होगा। दोनों के y कंपोनेंट्स ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के ऑलरेडी बराबर है। मतलब जिस टाइम पे बॉल ए ग्राउंड को हिट कर रही होगी उसी टाइम पे बॉल बी भी वापस गा के ग्राउंड को हिट कर रही होगी। तो अगर कोलिजन हुआ तो जस्ट ग्राउंड पे भी हो सकता है, लिमिटिंग केस ग्राउंड पे हो सकता है। अगर कोलिजन ग्राउंड पे हुआ तो ये L की वैल्यू क्या होगी? सोचो, अगर कोलिजन ग्राउंड पे हुआ तो L की वैल्यू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है प्लस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी के बराबर होगी। अगर L इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी हुआ, आर ए और आर बी क्या रेंजेस, अगर L इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी हुआ तो ठीक ग्राउंड पे लिमिटिंग केस में कोलिजन हो जाएगा। अगर L की वैल्यू ज्यादा होगी, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में रेंज ऑफ ए तो यहीं तक खत्म हो गई और जो बी प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो यहीं यहां तक खत्म हो गई। तो इस डायग्राम में आई कैन से जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो रेंज ऑफ ए प्लस रेंज ऑफ बी से ज्यादा है। और जो केस 1 है इसका हवा में कोलिजन कब होगा कि L जब रेंज ऑफ ए प्लस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी से कम होगा। तो ये जो डिस्टेंस इनिशियल सेपरेशन थी ए और बी प्रोजेक्टाइल्स के बीच में, ये रेंज ऑफ ए प्लस रेंज ऑफ बी से कम रहेगी तो हवा में कोलिजन होगा। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से पिछले 2-4 मिनट की वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, पक्का समझ में आएगी चीजें। तो अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, जो कि थोड़ा टफ है, दैट इज एल पे हमें कमेंट करना था कि एल की किन वैल्यू के लिए कोलिजन एयर में होगा। तो लेंथ, distance between them, initial separation between them must be less than range of projectile A plus range of projectile B। तो इससे हम इन इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं। L must be less than RA plus RB। L must be less than range का फॉर्मूला 2 u square sin theta cos theta by g। तो प्रोजेक्टाइल A को 10 की स्पीड से फेंका गया था, 37 डिग्री एंगल पे फेंका गया था, sin 37 cos 37 बाय जी। जी को मैं यहां 10 ले रहा हूं, प्लस रेंज ऑफ बी, उसकी इनिशियल स्पीड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे 7.5 मीटर पर सेकेंड, इनटू 53 डिग्री एंगल पे फेंका गया था तो sin 53 cos 53 बाय जी। तो इस वैल्यू से कम रहनी चाहिए L की वैल्यू। L मस्ट बी लेस देन, तो ये बन रहा है sin 37 cos 37 कितना होता है? जो sin 37 cos 37 का प्रोडक्ट है वही sin 53 cos 53 का भी प्रोडक्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ चीजों को, और एक ये बन रहा है 2, एक 2 कॉमन, एक sin 37 जिसकी वैल्यू है 3/5 वो कॉमन, एक cos 37 जिसकी वैल्यू है 4/5 वो कॉमन। sin 37 जो होता है वो cos 53 के बराबर होता है और cos 37 जो होता है वो sin 53 के बराबर होता है। तो दोनों हेंस कॉमन आ गए, अपॉन एक 10 भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर बचा क्या? 10 का स्क्वायर बचा दैट इज 100, प्लस 7.5 का स्क्वायर बचा, मतलब 15/2 का स्क्वायर बचा दैट इज 225/4। तो ये दो चीजें बची, तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज L मस्ट बी लेस देन 2 × 3 6 × 4 24 अपॉन 25, 5 × 5 is 25 into 10 into this is 400 plus 225 that is 625। तो यहां से क्या आ रहा है? L is less than, ये 4 से 24 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, 4 × 6 एंड 25 × 25
इज सॉरी 25 इंटू 25 इज 625, तो 25 से 25 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है 25 इंटू 6 दैट इज 150, 150 अपॉन 10 इज 15, तो L मस्ट बी लेस देन 15 मीटर। अगर L इज इक्वल टू 15 मीटर हुआ तो इसका मतलब एग्जैक्ट ग्राउंड पे कोलिजन हो जाएगा, जैसा मैंने केस 2 में बनाया था। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। इसको अच्छा लग रहा है, फील आ रही है समझने में फिजिक्स फंडे का ये चैनल, लाइक करो सारी वीडियोस पे, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर।